अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 1 में क्या कहा जा रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। देखिए, एक क्वाड्रिलेटर को हम जनरली कंसीडर कर लेते हैं कि क्वाड्रिलेटर एक ऐसी फिगर होती है जिसके ऊपर आपकी टोटल साइड जो है वो 4 होती है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल हम एक रैंडम क्वाड्रिलेटर फॉर्म कर लेते हैं और उसको हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये हमारा वर्टिसेस ए है और ये वर्टिसेस बी, ये सी और डी। ठीक है, ये आप इसको ऐसे भी कंसीडर कर लें कि भाई गिवन है कि हमें ए बी और डी सी को मान लेते हैं कि ये पैरेलल और बराबर है इनकी लेंथ्स। ठीक है, प्रूव ये करना है कि ये पैरेललोग्राम है। अच्छा, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए सबसे पहला काम आप ये डिफ़ाइन कर दें कि लेट ए बी सी एंड डी, लेट ए बी सी एंड डी आर द पोजीशन वेक्टर्स of A, B, C and D of a quadrilateral। ये जो पॉइंट्स हैं A, B, C and D, उनके पोजीशन वेक्टर्स को हमने स्मॉल ए बी सी डी से रिप्रेजेंट कर दिया। सही है। अच्छा, ये गिवन है कि भाई इसके अंदर हमारे पास दो साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इनकी लेंथ इक्वल है। तो यहाँ पे हम गिवन पे लिख सकते हैं कि ए बी, ये पहले वाली साइड कौन सी हो गई, ये ए बी और ये डी सी। इसको हम अज्यूम कर लेते हैं स्टेटमेंट जो हमें गिवन है सवाल के अंदर कि ए बी और इसके अंदर डी सी जो है वो बराबर है। अब ए बी बराबर होता है बी माइनस ए के, टर्मिनल में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर लेंगे, और डी सी बराबर हो जाएगा सी माइनस बी के। तो भाई ये दोनों बराबर है। अब आप क्या करो, सबसे पहले ए बी का अगर हम पोजीशन वेक्टर को लिखें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर ए बी। अब देखिए, ए बी सिंपल है कि अगर मैं ए बी को लिखना चाहूँ तो ए बी बराबर हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए के। अब ओ बी जो है वो सिंपल है कि ये बी है, पॉइंट बी को हमने बी का है और ये ए है, तो ए बी बराबर हो जाएगा बी माइनस ए। इसको ऐसे याद रख लो, टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर दें। तो अगर आप बी में से ए बी लिखा हुआ है तो बी माइनस ए होगा, अगर बी का पोजीशन वेक्टर बी और ए का पोजीशन वेक्टर ए हमने ऑलरेडी सपोज किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर बी सी। अब यहाँ पे ये चीज़ पता है हमें कि बी सी जो है वो सिंपल है कि बराबर होगा, सॉरी ए बी के बाद पहले आप लोग दूसरा पैरेलल वाला डायगोनल की लेंथ निकाल लेना, डी सी निकालना। तो अगर मैं डी सी कैलकुलेट करूँगा तो सिंस वी नो दैट कि जो डी सी है हमारे पास ये बराबर हो जाएगा ओ सी, सॉरी वेक्टर है, लेंथ तो नहीं है, तो मैं डी सी को बराबर कर लूँगा कि ये बराबर है सी माइनस डी के। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा ओ सी माइनस ओ डी। और ये सी माइनस डी किसके इक्वल था बताओ, बी माइनस सी के, यानी कि ये दोनों तो बराबर ही हैं। ठीक है, ए सी और बी डी। असल में हमें प्रूफ जो करना है वो ये करना है कि बी सी और ए डी बराबर हो जाए। अगर ये मतलब अपोजिट साइड लेंथ में बराबर हो जाएगी तो फिर ये पैरेललोग्राम होगा। तो हमने पहले ए बी निकाला, मतलब पहले पैरेलल साइड्स निकाल ली ए बी और सी डी। अब हम क्या निकालेंगे, बी सी और ए डी। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ फॉर बी सी। अगर इन दोनों की लेंथ बराबर आ गई, यानी कि इन दोनों के वेक्टर सेम हो गए, तो जाहिर है कि उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो अगर मैं बी सी कैलकुलेट करूँ, सो फॉर बी सी अगर मैं कैलकुलेट करूँ सो बी सी बराबर हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी के। अब देखिए, ओ सी जो है
दैट इज इक्वल टू स्मॉल सी माइनस बी। ये आपका बी सी हो जाएगा। अच्छा, बी सी के बाद फॉर डी सी। अब देखिए, सिंस वी नो दैट कि जो डी सी है ये बराबर हो जाएगा सी माइनस डी के। अच्छा, सी जो है ओ सी लिख दें, यहाँ पे ओ डी लिख दें क्योंकि ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सी माइनस डी। ठीक है। अब जो सी माइनस डी है ये किसके इक्वल है? सिंपल है कि अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ कि सिंस वी नो दैट, क्या हमें पता है कि सी माइनस डी जो है सॉरी बी सी के बाद ए डी निकालेंगे ना, गलत कर दिया मैंने, इसको सही कर लिएगा। बी सी के बाद असल में जो लेंथ है दूसरे डायगोनल की निकालेंगे ना, ए डी होगा, तभी तो मैं सोच रहा हूँ सेम वर्किंग टू लिया। तो यहाँ पे अगर मैं ए डी कैलकुलेट करता हूँ, फॉर ए डी लिख देते, तो देखो बेटा ए डी बराबर किसके हो जाएगा? ओ डी माइनस ओ ए के, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा डी माइनस ए के। यानी कि देखो पहले मैंने ए बी और डी सी निकाला, अब मैं बी सी और ए डी निकाल रहा हूँ। अब ये डी माइनस ए किसके इक्वल है? अब ज़रा तवज्जो से सुनना। सिंस वी नो दैट, हमें ये बात पहले पता है, गिवन के अंदर देखो मैंने लिखी है कि बी माइनस ए किसके बराबर है बताओ? सी माइनस डी के। ठीक है। और अगर मैं इसको लिखूँ, थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ, अगर मैं इसको इसमें से डी माइनस ए की वैल्यू निकाल लूँ तो डी माइनस ए जो है उसको ऐसे समझ लो, माइनस का डी वहाँ जाके प्लस का डी हो गया, और सेम तरीके से प्लस का बी वहाँ जाके माइनस का बी हो गया। तो डी माइनस ए बराबर हो गया सी माइनस बी के। ठीक है। तो ए डी की वैल्यू जो है वो सी माइनस बी आ गई, दैट इज़ योर ए डी बराबर किसको हो गया? सी माइनस बी के। यानी कि ये दोनों वेक्टर भी सेम हो गए, बी सी बी और ए डी बी। इसकी मीनिंग है कि भाई पैरेललोग्राम में यही होता है कि दोनों वेक्टर्स जो पैरेलल होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है। आप ये बोल देंगे सिंस आपके पास पहले तो गिवन था कि ए बी और डी सी, ये गिवन था कि एक बराबर है वेक्टर तो दूसरा पैरेलल है, तो दूसरे वाले भी प्रूव हो गया कि बी सी और आपका ए डी भी इक्वल हो गए। अब ये दोनों किसके इक्वल हो गए बताओ? सी माइनस बी के। देयरफॉर जो आपका ए बी सी डी है पैरेललोग्राम, जो शेप है क्वाड्रिलेटरल की, वो क्या हो जाएगी? पैरेललोग्राम हो जाएगी। उसको एक नज़र आप लोग देख लें। तो ये इस तरीके से करना है। ये क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1। अच्छा, पार्ट 2 पे देखते हैं, पार्ट 2 पे क्या कह रहे हैं। तो अगर हम पार्ट 2 को समझें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, सबसे पहले तो हमें बनाना पड़ेगा। पहले हम डिफाइन कर देते हैं। क्या डिफाइन कर देते हैं? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए भाई, सबसे पहले मेंशन है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। मैं सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटर में 4 साइड्स हैं, सही है। सबसे पहले मैं एक क्वाड्रिलेटर फॉर्म कर लेता हूँ। अगर हम इसको देखें तो सिंपल सी कहानी ये है कि हमारे पास ए बी सी और डी,
ABCD जो है ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसके मिड पॉइंट्स को आप नाम दे दें भाई। आप सिंपल सा काम करें, AB के मिड पॉइंट को आप कह लें G, BC के मिड पॉइंट को आप कह लें F, इसको आप कह लें G और इसको आप कह लें H। अच्छा वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। अब देखो भाई, एक जाहिर है कि एक सेगमेंट यहाँ से बनेगा और एक सेगमेंट यहाँ से बनेगा। वो बोल रहे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लेंगे चारों के। अब चारों के मिड पॉइंट निकालने के बाद ना सिंपली मैं फॉर एग्जाम्पल जी इसको आप लोग कह लें, फिर इसको रेज कर देते हैं, इस पॉइंट को हम ई कह लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि चारों के मिड पॉइंट निकालेंगे सबसे पहला काम। फिर मिड पॉइंट के बाद ना एफ और एच का मिड पॉइंट निकाल लेंगे और जी और ई का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। अगर दोनों का मिड पॉइंट सेम आ गया तो इसका मतलब है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं ये डिफाइन कर देता हूँ पहले कि लेट ए बी सी एंड डी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ, लिख दिया, लेट ए बी सी डी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एफ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी पैरेललोग्राम तो नहीं है। अच्छा अब आप क्या बोलोगे, एक एक करके ना मिड पॉइंट निकाल लोगे। तो आप ये लिखोगे, सबसे पहला काम, सिंस E is the मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है बताएं, A एंड B का। एंड सिंस वी नो दैट R किसके बराबर है अगर मिड पॉइंट हो, उसका सिंपल फॉर्मूला होता है A प्लस बी अपॉन 2। और यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है वो E है और A इधर A के ही बराबर है और B B के ही बराबर है, तो E बराबर हो गया A प्लस बी अपॉन 2 के। अब आप लिखोगे सिंस वी नो दैट E के बाद जो F है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ F इज द मिड पॉइंट ऑफ B एंड C। तो F का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास B एंड C है। तो मैं पहले F निकाल लेता हूँ। तो देखें F बराबर किसके होगा, सिंस वी नो दैट कि देखो F जो है वो अगर आप इस पे लगाओगे पोजीशन वेक्टर तो ये बराबर हो जाएगा B प्लस सी अपॉन 2 के। यहाँ पर लिख देना देयर फॉर F जो है B प्लस सी अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा F के बाद अब आप कैलकुलेट कर लोगे G। अब यहाँ पे आप लिख देना सिंस G इज द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर G जो है वो किसका मिड पॉइंट है बताओ, C एंड D का। तो G बराबर हो जाएगा C प्लस D अपॉन 2 के। अब G भी आ गया। अब आप आखिर में लिखते हैं सिंस H इज द मिड पॉइंट ऑफ H is the midpoint of D and A। तो H निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा A प्लस D अपॉन 2।
तो एच भी आ गया, ई भी आ गया, ई एफ जी एच आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, अच्छा अब आप क्या करोगे, अब आप एक सिंपल सा काम करोगे, वो ये करोगे सबसे पहले तो कि भाई मिड पॉइंट निकाल के देख लोगे दोनों के दोनों, अगर दोनों के मिड पॉइंट सेम आ गए तो इसका मतलब है आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। आपने पहले सारे के सारे मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिए ना। अब आप क्या बोलोगे, अब आप ये बोलोगे, अब मैंने देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ सबसे पहले, लेट आई बी द मिड पॉइंट ऑफ ई एंड जी, ये ई और जी है, तो ई और जी के मिड पॉइंट को मैं आई कह लेता हूँ, मतलब इसके बीच में ई और जी के दरमियान एक पॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, लेट आई बी द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट निकाल लें, ई एंड जी का। असल में सवाल भी ये कह रहा था कि जो अपोजिट साइड है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी। यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट बन रही है वो ई और जी बन रही है और एच ऑफ एफ बन रही है। इन दोनों के मिड पॉइंट कॉमन होने चाहिए, एक के मिड पॉइंट को आई कह लेंगे और एक के मिड पॉइंट को जे कह लेंगे। तो दोनों में अगर सेम आ गया इसका मतलब ये होगा कि भाई ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो लेट आई बी द मिड पॉइंट ऑफ ई एंड जी, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ देयर फॉर, देखो यहाँ पे अगर आप आई का फॉर्मूला लगाओगे तो आई बराबर होगा, अगेन वही जो फॉर्मूला है ए प्लस बी अपॉन टू के। अब यहाँ पे ए जो है ये बराबर हो जाएगा वेक्टर ई के, और ई किसके बराबर था, असल में यहाँ देख लो ई किसका मिड पॉइंट था, ए और बी का, तो ई बराबर है ए प्लस बी अपॉन टू के। अच्छा सेम तरीके से अगर मैं आपसे बी के बारे में बात करूँ, अब बी किसके बराबर था अगर हम देखें, देखो बी जो है वो हमारे पास जी के बराबर था ना, और जी बराबर है सी प्लस डी अपॉन टू के। बी बराबर था जी के और जी बराबर था सी प्लस डी अपॉन टू के। अब अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो आई पे अगर मैं ये वैल्यूज़ को पुट करता हूँ, देयरफॉर आपका जो आई है उस पे हम ए की जगह पुट कर देंगे ए प्लस बी अपॉन टू, और हम बी की जगह पुट कर देंगे सी प्लस डी अपॉन टू, और होल डिनोमिनेटर में टू आ जाएगा। अब इस पूरे को आप जब सॉल्व करेंगे तो आई बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन, और ये टू टू सा क्या हो जाएगा बताओ, फोर हो जाएगा। तो ये आपका आई आ जाएगा। अच्छा ये आपने आई कैलकुलेट कर लिया। अब आप क्या बोलोगे, आपने आई ई और जी का मिड पॉइंट निकाला, अब आप एफ और एच का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो आप ये बोलेंगे लेट, कोई दूसरा नाम दे दे इस पॉइंट को आप, आपको क्या ही आगे बाद जे आता है तो आप बोलते हैं लेट जे बी द मिड पॉइंट ऑफ एफ एंड एच। अच्छा जी, यहाँ पे सिंस वी नो दैट कि जो वेक्टर ए होगा एफ और एच में, तो एफ के देख लो क्या था, एफ था बी प्लस सी अपॉन टू, तो ए हो जाएगा एफ, एफ बराबर है बी प्लस सी अपॉन टू के, और बी हो जाएगा एच, और एच बराबर है आपके ए प्लस डी अपॉन टू के। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो अब आप सिंपल सा काम ये कर लोगे कि यहाँ से आप जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अच्छा फॉर्मूला कौन सा होगा ध्यान से सुनना, वही वाला पोजीशन वेक्टर वाला, कि जे के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करोगे ए प्लस बी अपॉन टू। ए की जगह आप मतलब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ
कि जे बराबर हो जाएगा एफ और एच का मिड पॉइंट है तो एफ प्लस एच अपॉन टू हो जाएगा। अच्छा, एफ बराबर किसके है? एफ बराबर है बी प्लस सी अपॉन टू के, और एच किसके बराबर है? ए प्लस डी अपॉन टू के। अपॉन पे होल डिनोमिनेटर में टू रहेगा वैसे। अब जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी बिल्कुल सेम आ रहा है, मैंने बोला था सेम ही आएगा, और ये बिल्कुल सेम आ रहा है कि जे जो वेक्टर आया अगर हम उसको देखें तो वो भी वही आ रहा है जो आई आया था। तो आप देखें सिंस दोनों से सेम पॉइंट आपको मिल गए, तो आप लिखेंगे सिंस आई इज इक्वल टू जे विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन फोर, therefore line segment joining the midpoint ये सवाल पे लिखा हुआ है, सवाल से आप स्टेटमेंट को बिल्कुल सवाल को लिख सकते हैं। ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो भाई वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी वर्किंग है क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 2। इसमें असल में हमें करना कुछ भी नहीं था, मिड पॉइंट निकालने थे सारे। मिड पॉइंट देखो ई होगा ए प्लस बी अपॉन टू, एफ होगा बी प्लस सी अपॉन टू, जी होगा डी प्लस सी अपॉन टू, एच होगा ए प्लस डी अपॉन टू। फिर जी और ई का मिड पॉइंट को आई कह लिया, एफ और एच के मिड पॉइंट को हमने जे कह लिया। आई और जे सेम होने चाहिए क्योंकि वो मिड पॉइंट है तो वो एक ही पॉइंट पर लाई करने चाहिए, और अगर वो एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे तो इसका मतलब है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो ये वर्किंग आपने क्वेश्चन 12 पार्ट नंबर 2 में करनी है।